ऑडियो 5 प्राण चिकित्सा विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। कुछ रोग निवारक श्वास क्रियाएं। बीमारी को प्राणयुक्त श्वासोच्छ्वास से प्रभावित करने की कई विधियां हैं। नीचे उसमें से कुछ का वर्णन किया जाता है। उष्ण श्वास। बीमार के पीड़ित अंग पर एक नया और बहुत हल्का कपड़ा फैला दो। नाक से सांस खींचो और मुंह से उस कपड़े पर फूंक मारो। फूंक मारते समय मुंह ऐसे कर लेना चाहिए जैसे सीटी या बंसी बजाते समय कर लिया जाता है। पीड़ित स्थान से मुंह को 6 इंच से लेकर 1 फुट तक दूर रखना चाहिए। शीतल श्वास। उष्ण श्वास की तरह यह क्रिया भी की जाती है। अंतर केवल इतना होता है कि फूंक मारते समय जीभ को उल्टी करके तालू से सटा लेते हैं। जल मंत्रित करना। उपर्युक्त शीतल और उष्ण श्वास क्रियाएं चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो सकती है, किंतु बहुत से समय ऐसे होते हैं जब हर वक्त रोगी और चिकित्सक एक साथ नहीं रह सकते, तब मंत्रित जल ही सबसे सरल उपाय सिद्ध होता है। इसकी कई विधियां हैं। पहला, एक कांच के गिलास में स्वच्छ जल भरकर उसे बाएं हाथ की हथेली पर रखो और उसी हाथ के अंगूठे उंगलियों को ऊंचा उठाकर गिलास को पकड़ लो। उनके दाहिने हाथ की उंगलियों को गिलास के मुंह के पास 1 इंच के फासले पर बाईं ओर लाओ। जिस रोग को जिस तरह अच्छा हुआ देखना चाहते हो, उसकी दृढ़ भावना करते हुए उंगलियों को पानी के ऊपर 5-7 बार झड़क दो। दूसरा, बाएं हाथ में जल का भरा हुआ कांच का गिलास पकड़ो। उसे मुंह से 6 इंच की दूरी पर रखो और उष्ण श्वास या शीतल श्वास जो देना चाहते हो, उसी क्रिया के अनुसार सीटी की तरह मुंह बनाकर पानी में फूंक मारो। तीसरा, बाएं हाथ में गिलास लो और दाहिने हाथ को मुट्ठी बंद करके कंधों पर ले जाओ। वहां से मुट्ठी को लाओ और पानी के ऊपर 4 इंच दूरी पर मुट्ठी को इस प्रकार झड़कते हुए खोलो मानो उसमें कोई डेला रखा हुआ था जिसे तुमने पानी में फेंक दिया। ऐसे 5 से 10 बार करना चाहिए। यदि जल को उष्ण स्वभाव का बनाना है तो यह मुट्ठी फेंकने की क्रिया दाहिने हाथ से करो और शीतल करना है तो बाएं हाथ से करो। चौथा, बोतल या शीशी में जल भरा हुआ हो तो गेहूं या जौ की पोली डंठल उसके पेंदे में डालकर ऊपर से फूंक मारनी चाहिए जिससे पानी में बुलबुले उठने लगें। पांचवा, जल पात्र को किसी लकड़ी की वस्तु पर रखकर उसके ऊपर निवर्तक या प्रवर्तक पास देकर उसे उसी गुण का बनाया जा सकता है। डॉक्टर विलियम डेवी का कथन है कि इन अनेक क्रियाओं में यह क्रिया अधिक उपयुक्त है कि 5-7 मिनट तक जल को शीतल या उष्ण श्वास से मंत्रित कर दिया जाए। इन मंत्रित जलों के संबंध में यह याद रखना चाहिए कि वह किसी धातु या ऐसी वस्तु से न छू जाए जिसमें बिजली पार हो जाती है। हाथ से या किसी धातु से यदि मंत्रित जल छू जाए तो वह बेकार हो जाता है। 48 घंटे तक जल में मंत्रित शक्ति रहती है। इससे अधिक समय बाद भी जल गुणहीन हो जाता है। तेल को मंत्रित करना। पीड़ित स्थानों पर लगाने के लिए कई बार तेलों की आवश्यकता होती है। साधारणतः शुद्ध तिली का तेल इस कार्य के योग्य होता है, परंतु सिर पर लगाने के लिए सरसों, ब्राह्मी या आंवले का तेल भी काम में लाया जा सकता है। यूरोपीय देशों में प्राण चिकित्सक इन तेलों में मुंह की लार मिलाते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यह विधि उचित प्रतीत नहीं होती। पश्चिमी पंडितों का कहना है कि तेल अधिक स्थूल वस्तु है, इसलिए यह साधारण श्वास क्रिया से प्रभावित नहीं होता। डॉक्टर लिविस इस बात को नहीं मानते। उनने सिद्ध किया है कि तेल में रबड़ या किसी के डंठल की नली डालकर उसमें फूंक द्वारा 10 मिनट बुलबुले उठाकर उसे पूरी तरह प्रभावित किया जा सकता है और उससे भी उतना ही लाभ होता है जितना थूक मिलाकर तैयार किए तेल से होता है। इस देश की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर लुइस की विधि ही अधिक उचित प्रतीत हुई है। अमृत श्वास। इस प्रणाली में कई प्रकार के साधारण उपचार भी किए जाते हैं जिनसे हर प्रकार के रोगों में लाभ होता है। जो साधक श्वासोच्छ्वास की बारीकियों को नहीं जानते वे इन क्रियाओं में से किसी को खुशी खुशी कर सकते हैं। पहला, एक स्वच्छ सूती रुमाल रखकर उसे पीड़ित भाग में डाल देते हैं और उस पर ऊपर से फूंक मारने की क्रिया करते हैं। इससे रुमाल पर थूक आदि वे पदार्थ रह जाते हैं जो श्वास के साथ मुंह से निकल गए थे। कपड़े में छनकर निर्मल प्राण तत्व रोगी तक पहुंच जाता है। दूसरा, पीड़ित स्थान से अपने मुंह को 1 फुट दूर रखो और दोनों हाथों की कुंडली मुंह के आसपास इस प्रकार बना लो जैसे किसी को बहुत दूर आवाज देने या दीपक बुझाने के लिए कर लेते हैं।
हाथों को इस प्रकार कर लेने से फूंक इधर उधर न उड़कर सीधे रुग्ण अंग तक पहुंचेगी। इस रीति से रोगी को बहुत शांति एवं शीतलता अनुभव होती है। कभी कभी तो उसे निद्रा आने लगती है। रोगी के शरीर से कम 6 इंच के फासले से नाक द्वारा सांस खींचो और रुग्ण अंग के पास मुंह ले जाकर सांस छोड़ दो। सांस छोड़ते समय मुंह पूरा खोल देना चाहिए, जैसे कि जम्हाई लेते समय खोलते हैं। तीसरा, स्पर्श क्रिया। रोगी के शरीर को छूकर जो स्पर्श क्रिया की जाती है उसका भी विचित्र प्रभाव होता है। इस प्रणाली को मनुष्य जाति चिरकाल से जानती आ रही है। प्रमुख लेखक अल्पिनी ने लिखा है कि मिस्र के पुरोहित लोग एक विशेष प्रकार की रहस्यमय मालिश करके कठिन रोगों को दूर कर देते थे। प्राचीन काल के ख्यातिनामा चिकित्सक हिप्पोक्रेट ने मालिश द्वारा ही अनेक रोगी अच्छे किए थे। क्रेशस नामक एक उपचारक इस क्रिया को बहुत महत्व देता था। उसने अपनी पुस्तक में तर्क और प्रमाणों सहित मालिश की उपयोगिता सिद्ध की है। ट्रॉलिस का अल्चेंद्र नामक एक यूनानी चिकित्सक रहस्यमय मालिश करने में कुशल था और सब बीमारियों में इसका उपयोग करता था। फ्रांस के 13वें लुई के राजवैद्य पीटर बुकेल ने राजसभा में खड़े खड़े कुछ भयंकर रोगियों को अच्छा कर दिया था। आजकल भी पैरों को दबाना, सिर की मालिश करवाना, देह में तेल लगवाना, तलवों की मालिश आदि का सब जगह प्रचार है। इन्हें करवाने के बाद लोग महसूस करते हैं हमें आराम मिल रहा है। पेट के दर्द में उदर पर हाथ फिराने और सिर दर्द होने पर सिर दबाने का महत्व गांवों के अशिक्षित स्त्री पुरुष भी जानते हैं। मालिश द्वारा संजीवन बल प्रेरित करने के लिए जोर जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हाथ हल्का सुखकर और कंपन के साथ चलना चाहिए। औपचारिक मालिशों में हथेली का पिछला भाग और उंगलियों का ही अधिक प्रयोग होना चाहिए। पहला, दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करते हैं और एक या दोनों को पीड़ित स्थान पर रख देते हैं। 3 मिनट बाद फिर उन्हें रगड़ते और उसी प्रकार रखते हैं। इस तरह कई बार करने पर बहुत लाभ होता है। सिर दर्द और आंखें दुखने की दशा में यह प्रयोग विशेष उपकारी है। दूसरा, चारों उंगलियों के छोर एक सीध में करो। चूंकि उंगलियां छोटी बड़ी होती हैं, इसलिए बड़ी को कुछ झुकाकर और छोटी को सीधी रखकर उनके छोर एक सीध में लाए जा सकते हैं। इस प्रकार चारों उंगलियों को एक सीध में लेकर उन्हें रोगी के दुखी अंग का संपूर्ण शरीर पर बहुत हल्का स्पर्श करते हुए फिराना चाहिए। फिर यदि उन्हें समस्त शरीर पर यह स्पर्श करना है तो एक साथ ही पूरे शरीर पर मत करो, वरन एक बार सिर से पेट तक और दूसरी बार पेट से पांवों तक करो। छाती और पेट का विशेष रूप से ध्यान रखो, क्योंकि पोषक रस यहीं से पैदा होते हैं। तीसरा, पूरे हाथ से पीड़ित अंगों को लगातार और क्रम के अनुसार स्पर्श करना एक प्रकार की मालिश है। इससे चुंबक प्रवाह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर मदद करता है। चौथा, कई चिकित्सकों के मत से वर्तल स्पर्श नामक एक और भी विधि बहुत उपयुक्त है। इसमें पीड़ित स्थानों पर हाथ और उंगलियों को गोलाकार घुमाते हैं। घड़ी की सुई की तरह हाथ दाहिनी ओर से फेरना चाहिए, बाईं ओर से कदापि नहीं। पांचवा, मांसपेशियों और नाड़ियों के जकड़ जाने की दशा में गूंथने की मालिश बहुत लाभदायक रहती है। आटे को जिस तरह गूंथते हैं उसी तरह रुग्ण भाग को उंगलियों से क्रमबद्ध गति से दबाते हैं। छठवां, चिकोटी काटना उत्तेजक उपाय है। यह रक्त संचार को बढ़ा देता है। तर्जनी और अंगूठे से आध इंच चमड़ी की चिकोटी भरनी चाहिए और फिर उसे छोड़कर दूसरे स्थान को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार दोनों हाथों से जल्दी जल्दी पीड़ित भाग को गोलाकार चिकोटियाना चाहिए। सातवां, रगड़ने या घिसने की मालिश उन अंगों पर की जाती है जो बहुत ही निर्बल और क्षीण हो गए हों। चारों उंगलियों का निचला भाग दुखी अंग पर तब तक रगड़ते हैं जब तक कि वह खूब गर्म न हो जाए। आठवां, बार बार पीटना प्रहार की पद्धति है। हाथ को गड़ासे की तरह का बनाओ। कुट्टी कूटने में गड़ासे की धार को जिस प्रकार मारते हैं उसी तरह हाथ के निचले भाग से लंबी लंबी थपकी मारो। तलवार या छुरी जिस प्रकार किसी को काटते हैं उसी तरह हाथ के निचले भाग की क्रिया होती है। उंगलियां मिलाकर हाथ खुला रखा जाता है और कनिष्ठ की ओर से प्रहार किया जाता है। 9वां, थप्पड़ और चांटा मारना सब जानते हैं। तुमने किसी में कभी चांटा जरूर मारा होगा। ठीक उसी तरह यह क्रिया भी होती है। फर्क इतना ही है कि यह चांटे हल्के सुखकर होते हैं और एक नियत गति से एक ही स्थान पर बहुत देर तक लगाए जाते हैं। 10वां,
खोखली ताली बजाने का अभ्यास हर कोई थोड़े अभ्यास के बाद आसानी से कर सकता है। नाटक सर्कसों में नट लोग मनोरंजन के लिए जिस प्रकार पोले हाथ से चाटा मारकर खोखली आवाज़ चटकाते हैं, उसी तरह यह थपकियाँ होती हैं। हथेली के बीच का भाग उठा हुआ और पोला रखते हैं। उंगलियों और हथेली की जड़ का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार की थपकियाँ भी बीमार को दी जाती हैं। कंप उपचार। कंप क्रिया प्राण उपचार का प्रमुख साधन है। इसका प्रभाव आरंभ में कुछ कठिन मालूम होता है, पर कुछ दिन के प्रयत्न से सफलता मिल जाती है। हाथ को कुछ देर तक लगातार इस प्रकार कंपाते रहते हैं मानो विद्युत गति या किसी यंत्र से उसे थरथराया जा रहा हो। यह कंप उपचार है। किसी पतले बेंत को एक बार जोर से फटकार दो तो वह कुछ देर तक कपाता रहता है। घड़ियाल में हथौड़ी लगने पर घंटा शब्द होता है और तदुपरांत वह कुछ क्षण कांपती रहती है। यही क्रिया हाथ में होनी चाहिए। कलाई से लेकर कोहनी तक की पेशियों को कड़ी करके थरथराहट पैदा करने से यह कंपन आ सकता है। उपचार करने से पूर्व एक सी गति से बिना थके हुए हाथ को कुछ देर कपाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। एक छोटी मेज पर कांच का गिलास रखो और हाथ को मेज पर रखकर उसे थरथराओ। इससे मेज और गिलास में कंपन पैदा होंगे। पानी भी हिलेगा। हाथ का ठीक कंपन वह है जिसके आघात से पानी के ठीक बीच में कंपन का एक गड्ढा सा पड़ेगा, इधर उधर नहीं। काम चलाऊ कंपन भी उसी समय समझा जा सकता है जब हाथ बिना थके कुछ देर तक एक सी गति से कंपाता रहे। जिस अंग पर कंपन देना है उसे अधिक मत दबाओ। हथेली और उंगलियों का इतना स्पर्श रोगी के शरीर पर होना चाहिए कि हाथ को किसी प्रकार की बाधा या रुकावट न मालूम हो और रोगी को ऐसा अनुभव होता रहे मानो विद्युत प्रवाह के कंपन मेरे शरीर पर हो रहे हैं। यह हल्के कंपन एक स्थान पर देने से भी समस्त शरीर में भिज जाते हैं। जिस समय रोगी के किसी अंग पर कंपन दिया जा रहा है, उसी समय यदि कोई व्यक्ति उसके दूसरे किसी अंग को छुए तो वहाँ भी कंप का अनुभव करेगा। यह कंपन केवल उंगलियों से एक हाथ की हथेली तथा उंगलियों से और दोनों हाथ की हथेलियों तथा उंगलियों से दिए जाते हैं। यदि थोड़ा भाग पीड़ित है तो एक हाथ का उपचार काफ़ी है। यदि सारे धड़ या मस्तिष्क पर उपचार करना है तो दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। साधारणतः 2 से 5 तक के कंपन पर्याप्त समझे जाते हैं। मंत्रित वस्तुओं द्वारा उपचार। मनुष्य शरीर का विद्युत प्रवाह उन वस्तुओं पर भी पड़ता है जिन्हें वह प्रयोग में लाता और स्पर्श करता है। पहना हुआ कपड़ा, जूठा अन्न जल, छुए हुए कागज पत्र आदि अपने प्रयोक्ता के औरा से प्रभावित हो जाते हैं। भारतीय तत्वदर्शियों ने इसी विज्ञान को ध्यान में रखते हुए छूत छात का भेद निर्माण किया है। जो धातुएं विद्युत प्रवाह से प्रभावित हो जाती हैं, उनके कांसे, पीतल आदि के पात्रों में अपने से भिन्न प्रकृति के लोगों को भोजन न देने का विधान इसी दृष्टि से किया गया है। सूत की अपेक्षा ऊनी, रेशम आदि के बने वस्त्र दूसरों का असर कम ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें पवित्र माना जाता है। पुराने ख्याल के भारतीय ही नहीं, नए ख्याल के अंग्रेज भी छूत का विचार करते हैं। दूषित वस्तु को छूकर वे तुरंत ही साबुन से हाथ धोते हैं। खाज, उपदंश, प्लेग, तपेदिक आदि के मरीजों से सब लोग बचते हैं कि कहीं हमें भी छूत न लग जाए। बुरे लोगों के साथ रहने पर बुरा बनने और अच्छे लोगों के साथ से सुधरने की बात दर्पण की तरह स्पष्ट है और उसे सब लोग मानते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्राण चिकित्सक कुछ वस्तुओं को मंत्रित करके अपने प्राण बल से भर सकता है। ये वस्तुएं उस अवस्था में भी काम दे सकती है जब रोगी दूर हो या चिकित्सक के लिए रोगी को बार बार देखना या अधिक समय तक उपचार करना संभव न हो। जिन चिकित्सकों के पास अधिक संख्या में मरीज आते हैं, वे हरेक के लिए आध घंटा समय नहीं दे सकते। यद्यपि एक से रोगों के कई मरीजों को एक साथ बैठाकर उनका मानसिक उपचार और मार्जन किया जा सकता है। रोगियों की संख्या कुछ अधिक बढ़ जाने पर एक चिकित्सक प्रबंध नहीं कर सकता। यदि अधिक रोगियों का इलाज करने का अवसर आए तो मंत्रित वस्तुएं देकर चिकित्सा की जा सकती है, किंतु साथ ही अपने अंदर अधिकाधिक मात्रा में प्राण संचित करना चाहिए। अन्यथा थोड़ी पूंजी को अधिक लोगों में बांट देने पर हर एक को ज़रूरत से कम मिलता है। उसी प्रकार का वह इलाज भी होगा।